नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। 151 श्रद्धालुओं का अयोध्या, काशी सहित पंचधाम यात्रा के लिए जत्था हुआ रवाना। लुणावा गांव में 151 श्रद्धालुओं का अयोध्या, काशी सहित पंचधाम यात्रा के लिए जत्था रवाना हुआ। पाली के बाली तहसील के लुणावा गांव में 151 श्रद्धालुओं का अयोध्या, काशी सहित पंचधाम यात्रा के लिए जत्था रवाना हुआ। यह यात्रा श्री राम नगरी अयोध्या, काशी सहित पंचधाम की यात्रा होगी, जहां जत्था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया। वहां से राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास दिव्य देव दरबार खिमेल के महंत योगी सूरजनाथ जी और श्री कृष्ण भक्त गुरुदेव दाता कृष्ण धाम गुडा मांगलियान के गादीपति श्री महेंद्रानंद गिरी जी महाराज का पदार्पण हुआ और श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने महंतों का आशीर्वाद लिया। यह कार्यक्रम भगवान नरेंद्र सुथार का राम सुथार ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं और महिलाओं ने श्री राम और वीर हनुमान जी के भक्ति गानों का नृत्य किया और इस दौरान श्री गोपाल पारिक और गणमान्य नागरिकों द्वारा भगवान नरेंद्र सुथार का माला और सफा पहनाकर बहुमान किया गया। खिमेल गादीपति महंत योगी सूरजनाथ जी द्वारा बसों को अपने हाथों से तिलक लगाकर इस यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी अयोध्यापति श्री राम भक्त खुश नजर आए। जो आज इन्होंने नरेंद्र जी ने जो आज जो प्रोग्राम जो भी रखा है, उसके लिए सबसे पहले एकदम समाज को ये गर्व हो रहा है कि इन्होंने इस तरह से सबको संगठित करके, मतलब हर गांवों से 20 गांवों से 5 सदस्य और सबको संगठित करके अयोध्या जा रहे हैं और ऐसी भावना से कि भी अपने प्रभु के दर्शन करने और अपने संकल्प लाभों को आज उनका पूरा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि और भी इनके जैसी कोई भी प्रेरणा लेके और भी समाज में बंधु ऐसा करे और समाज को साथ में लेके और लोगों को भी साथ में लेके ऐसे कार्य करें। उसके लिए हमें बड़ी बड़ी खुशी है और हम आपको ये अपने मन से, दिल से, प्रभु से आशा करते हैं कि इनका आप जो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रोग्राम रहे और यशस्वी प्रोग्राम बने और यादगार रहे। ये हम ये प्रभु से कामना जय श्री राम। मैं नरेंद्र सुथार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदू सम्मेलन भी तो वंडा माए वो एक संकल्प लियो तो कि आसपास 20 गाँव है बटे सुंदरकांड का पाठ करोला और हर गाँव थी 5 लोगों ने अयोध्या निःशुल्क यात्रा करवाओला। आप सभी रे आशीर्वाद थी, बालाजी की कृपा थी, वो शुभ घड़ी आज आ गई है। आज मैं विश्वकर्मा मंदिर बारवा, लक्ष्मण धाम बारवा थी रहोने वरियो 3 बसों रहते 151 यात्रियों जत्तो है और आप सभी ने भी निवेदन है कि आप सभी मैंने आशीर्वाद दीजो कि मैं भी राजी बाजी पाछा घर दिक्कत नहीं आवे और राजी बाजी सब जना वापस गंतव्य स्थान माता पहुंचे। जय श्री राम। जय श्री राम। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिले भर में जारी भीषण गर्मी का कहर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सामाजिक संगठन जुटे राहगीरों के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्थाओं में। पाली जिला मुख्यालय से जिले भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है और मुख्य सड़कों और राष्ट्रीय मार्ग पर सन्नाटा पसरा है। वहीं जिला मुख्यालय पर तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है, तो वहीं पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन द्वारा जिलेवासियों को गर्मी में सावधानी बरतने की अपील की गई है। जिला मुख्यालय पर मुख्य चौराहे पर सामाजिक संगठनों द्वारा ठंडा शीतल पेय पदार्थ की व्यवस्था की जा रही है। केरी पानी दिया जा रहा है। शहर के अम्बेडकर सर्कल पर तेज गर्मी से राहत के लिए समाज सेवी श्याम शर्मा द्वारा केरी पानी की व्यवस्था की गई है। अनेक चौराहे पर भी भामाशाह ठंडे पानी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा आगामी 1 सप्ताह तक और तेज भीषण गर्मी और तापमान में बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। धामपुर शुगर मिल के सहायक उपाध्यक्ष संजीव कुमार ने नहटोर क्षेत्र ग्राम सराय खडसाल गिदोरी में किया गन्ना बुआई और पेड़ी गन्ना का निरीक्षण। दिनांक 14 मई 2026 को धामपुर शुगर मिल के सहायक उपाध्यक्ष संजीव कुमार ने जोन नहटोर के गांव सयार, खडसाल, गिदोरी आदि में बसंत कॉलोनी गन्ना बुआई और पेड़ी गन्ना का निरीक्षण किया। गन्ने में रेड रॉट प्लाट का निरीक्षण करने के बाद में रोगिंग करने के लिए और जोडे जो का स्प्रे करने को कहा गया और लाइट ट्रैप और फॉर्मेन ट्रैप लगवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गन्ने की फसल में सीटी, पीआर, नेटजन व बोलियम की ड्रेचिंग अवश्य कराएं, जिससे टॉप बोरर के आपतन को कम किया जा सके और
भ्रमण के दौरान एरिया मैनेजर सुरेंद्र सिंह, जोनल अधिकारी और फील्ड सुपरवाइजर विपिन कुमार, अरुण कुमार का सर्वे भी चेक किया गया। साथ ही किसानों को सलाह दी गई कि अधिक से अधिक गन्ना क्षेत्र में NPK 202020 का स्प्रे करें। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। मानसून में पाली शहर में जल भराव के हालातों पर प्रशासन अलर्ट। नगर निगम जुटा तैयारी पर। शहर के सभी नालों की हो रही है सफाई। पाली जिला मुख्यालय पर मानसून के समय लगातार 2 सालों में जल भराव के हालात का सामना करना पड़ा था। इस बार जिला कलेक्टर के निर्देश से नगर निगम जल भराव से निपटने के लिए अभी से तैयारी में जुटा है। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि शहर की निचली बस्तियों, पानी भराव कॉलोनी में नालों के चौड़ा करवाया जा रहा है और सभी छोटे मोटे नालों की पूर्ण तैयारी के साथ सफाई करवाई जा रही है और जल निकासी की व्यवस्था भी की जा रही है और जल भराव कॉलोनी में अतिरिक्त मेड पंप लगवाने के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम नालों की सफाई, नवीन नालों के निर्माण कार्य करने में जुटा है। आयुक्त ने बताया कि जगह जगह टूटी हुई जवाई नहर का पानी शहर में प्रवेश नहीं हो, नहर की मरम्मत की जा रही है। इस बार जिला कलेक्टर के निर्देश से नगर निगम मानसून पूर्व पूरी तैयारी में जुटा है। मानसून पूर्व की तैयारियों की अगर बात करें, पिछली बार भी हालात बिगड़े थे, तो इस बार परिषद क्या करेगी? और देखिए, मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर के जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमारी लगातार एक पॉइंट को लेकर के मीटिंग चल रही है, जिसमें नगर निगम के मद्देनज़र आपको बताया देता हूँ कि 6 से 7 पॉइंट हमारे पार्ट पे आते हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने सभी डिपार्टमेंट को उनका काम डिवाइड किया है। जैसे जवाई नहर की सफाई जो है वो PHED को दी है, वो उनकी गाड़ियाँ लग रही हैं। लोडिया फीडर के पॉइंट्स की सफाई इरीगेशन डिपार्टमेंट को वो उनके लग रहे हैं। और जवाई नहर में जहाँ जहाँ टूट फूट है, जहाँ जहाँ जगह जगह से मौके बने हुए हैं, उस पर UIT काम कर रही है। इसके अलावा शहर में लगभग 48 नाले हैं जिनकी लंबाई 40 किलोमीटर है। उन नालों की सफाई का जिम्मा हमारे नगर निगम के ऊपर है। उनमें से 20 नाले हम अभी तक साफ कर चुके हैं मशीन के माध्यम से। हमने इनको जो जहाँ पर पॉस्ट छोटे छोटे होते हैं उन पे यदि कोई कचरा है तो उसके लिए भी हमने मैनुअल सफाई लेबर का टेंडर कर दिया है। इसके अलावा बरसात के दौरान नेचुरली है कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरता ही भरता है, उस पानी को निकालने के लिए मड पंपों के टेंडर भी हमारे द्वारा कर दिए गए हैं। उन पर चलाने वाले जो पंपर ऑपरेटर्स हैं उनको हमारे द्वारा उनकी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा शहर में 10 स्लूज गेट हैं जिनको लेकर के शहर के पानी को कंट्रोल किया जाता है। उन स्लूज गेटों के भी जो पेज है उनकी भी हमारे द्वारा ग्रीसिंग और मोबिलाइजिंग का काम हमारे द्वारा कर लिया गया है। तो पूरा प्रशासन मुस्तैद है। और आपने देखा होगा NH जो है वो भी पानी को डाइवर्ट करने के लिए जिला प्रशासन के डायरेक्शन में वो ट्रेंच बना करके और वहाँ पर भी कल्वर्ट बनाने का काम चल रहा है। तो हमें लगता है कि बरसात में ऐसी चुनौतियाँ जो विकट होती है वो हम नहीं आएंगी। सबसे बड़ी परेशानी दंड की नाली को लेकर के सिंधी कॉलोनी में रामदेव रोड को लेकर, वहाँ नाले चौड़े थे, अतिक्रमण द्वारा संकड़े कर दिए गए। कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं, तो क्या पिछली बार भी हटाने की कार्रवाई हुई, फिर वापस ठंडे बस्ते में चलेगी, तो क्या नाला चौड़े किया जाएगा? इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार की बजट घोषणा में पाली शहर के ड्रेनेज के लिए कुछ बजट घोषणाएं हुई हैं, जिसमें रजत विहार में नालों के निर्माण को लेकर के और रामदेव रोड पर जो नाले हैं CTP का और नगर निगम को, उन नालों के बीच में से रिज को तोड़ करके उसकी चौड़ाई बढ़ाने का, उसका DPR बनाने का काम चल रहा है। ये इस बार की बजट घोषणा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ये मूर्त रूप में आएगी। जहाँ तक आप अतिक्रमण की बात करते हैं तो ढंडाड़ी के आगे आपने देखा है कि भारी आबादी डेंस बसी हुई, उससे पहले नाला चौड़ा है, उनको JCB लगा करके हमारा द्वारा चौड़ा कर दिया गया था। पिछली बार कुछ सरकारी निर्माणों को लेकर के आई गई थी, तो उसकी जांच में पाया गया कि सरकारी निर्माणों को बाकायदा जो है अलॉटमेंट है और इनको यदि हम यहाँ से हटा भी देते हैं तो आगे जाकर पानी की बॉटल नेक बनती है। इसलिए सबसे बढ़िया समाधान ये है कि दोनों नालों के बीच से जो बीच का रिज है उसको हटा करके हम नालों की चौड़ाई बढ़ा दें और नालों की सफाई करें। जो बस्ती बसी हुई है उन बस्ती का क्या करेंगे बताने को? हाँ, जो बस्ती बसी हुई है उसमें भारी मात्रा में बसावट है, तो वो इस समय इस बरसात में वो संभव नहीं है कि उन इतने लोगों को डिस्प्लेस किया जा सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाड़ी देशों में गहराते युद्ध संकट के कारण भारत में तेल आपूर्ति में आने वाली संभावित कमी की संभावना को ध्यान में रखते हुए भारतवासियों से तेल की बचत करने के उद्देश्य से वाहनों का आवश्यकता अनुरूप ही प्रयोग किए जाने और अनावश्यक रूप से प्रयोग न किए जाने की अपील की गई थी और इसी के तहत आवागमन के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग किए जाने की अपील भी की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वच्छ भारत की अपील से प्रेरित होकर धामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक कुमार राणा द्वारा अपनी लग्जरी गाड़ियों को त्याग करके विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए वाहनों के स्थान पर निजी वाहन घोड़ा तांगा का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। विधायक अशोक कुमार राणा ने खाड़ी देशों में गहरा युद्ध संकट के कारण बढ़ती ईंधन चुनौतियों और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह पहल समय की आवश्यकता की बताई है। उन्होंने वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग केवल प्रदूषण को कम करने में सहायक नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए किफायती, सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन का माध्यम भी बन रहा है। उन्होंने कहा, विधायक अशोक कुमार राणा ने सभी आम जन से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक देश हित में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देश हित में की गई अपील का अमल करें और भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खाड़ी देशों में युद्ध के संकट को ध्यान में रखते हुए भारत में तेल आपूर्ति की कमी होने की संभावना को दृष्टिगत राष्ट्रीय हित में भारतवासियों से तेल की बचत करने की अपील तो की गई है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई इस अपील का आम जनता पर कितना असर होगा यह देखने योग्य बात होगी। वहीं भारत में यह चलन अक्सर देखने में आता है कि कुछ नेता जब किसी कार्यक्रम में निकलते हैं तो उनके साथ अनावश्यक रूप से गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला निकलता है। क्या प्रधानमंत्री की अपील पर नेताओं के साथ गाड़ियों का लंबा काफिला निकलना बंद हो जाएगा? आम जनता की बात करें तो आम जनता ही यह आदत बन चुकी है। यदि उनको समीपी बाजार में कुछ सामान खरीदना जाना पड़े तो बाइक के बिना नहीं चलते हैं। क्या जनता के द्वारा अनावश्यक रूप से बाइक चलाना बंद कर दिया जाएगा इस अपील के बाद? केवल एक विधायक के द्वारा वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने से देश के ऊपर मंडराने वाली तेल आपूर्ति की कमी की चुनौतियों से निपटना नामुमकिन है। यदि राष्ट्रीय हित में इस चुनौती का सामना करना है तो प्रत्येक देशवासी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई अपील पर अमल करना होगा, तभी हम तेल आपूर्ति की कमी के कारण देश में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार महिला और पुरुष हुए घायल। मारवाड़ जंक्शन के निकटवर्ती ग्राम रिसाड़िया से कंटालिया सड़क मार्ग पर कुशलबा की प्याऊ के पास में मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल चालक और महिला घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूपा राम सिरवी उम्र 42 वर्ष निवासी कंटालिया और लीला देवी सिरवी उम्र 40 वर्ष कंटालिया ट्रैक्टर की चपेट में आने से घायल हो गए, जिनको मुसालिया गो सेवा चिकित्सालय की एम्बुलेंस से भेरा राम प्रजापत ने तुरंत सोजत रोड के राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां चिकित्सा प्रभारी मनोहर सिरवी, नर्सिंग ऑफिसर वीणा गुप्ता द्वारा उपचार किया गया। उपचार के बाद महिला और पुरुष को हाई सेंटर रेफर किया गया। सूचना से सोजत रोड थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसा ट्रैक्टर की तेज गति की वजह से हुआ। सुरेश पवार की रिपोर्ट। श्री पुष्टिकर, श्री पुरोहित सूरजराज, रूपा देवी स्मृति महिला महाविद्यालय एवं पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 15 मई 2026 से महाविद्यालय के प्रेक्षागृह महिला आत्मरक्षा निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर के व्यास ने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी द्वारा आत्मनिर्भर नारी सशक्त नारी के संकल्प के साथ कल से लगातार एक सप्ताह तक दोपहर 1 बजे से 2 बजे के मध्य छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें राजस्थान पुलिस का सहयोग रहा। अभी तक 90 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर और सेल्फ डिफेंस का लाभ लिया, जिससे नारी अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं पर निर्भर रह सके। आज के परिप्रेक्ष्य में यह समाज का सशक्तिकरण तभी संभव है जब नारी सशक्त होगी। जी मैम, ये जो सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम चल रहा है आपके द्वारा, ये बताइए। सर, इस कॉलेज में 14 तारीख से शुरू हुआ है पुष्टिकर महाविद्यालय में। ये अपने जोधपुर में हर स्कूल, हर कॉलेज में सभी बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ये और कहाँ चल रहा है? अभी इस कॉलेज में चल रहा है, वेस्ट में 2-3 जगह एनजीओ करवा रहे हैं, या नरेगा में भी चल रहा है, नारवा गांव में अलग अलग जगह हमारी 3-4 टीमें बनी हुई है, अलग अलग जगह चल रहा है। अभी तक कितने बच्चों को मैडम आपने ट्रेनिंग दी? अब तक 40,000 से ऊपर लड़कियों, बालिकाओं, छात्राओं, महिलाओं को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? महिलाओं बच्चों के लिए क्या एक मैसेज? इससे यही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां सशक्त बने, वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, वो अपने खुद का बचाव खुद कर सके। आपका परिचय? मेरा नाम किरण चौधरी है, मैं सिकाऊ ईस्ट में तैनात हूँ। नमस्कार, मैं विशाल व्यास, पुष्टिकर महिला महाविद्यालय शिवांशी गेट से एडमिनिस्ट्रेटर। जैसा कि विदित है, पिछले 1 महीने से हम लोग जो है समर कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। पहले अपन ने जो है स्किल कोर्स के अंदर
कंप्यूटर कोर्सेज, इंग्लिश स्पोकन, स्टेनो जैसे कोर्सेज शुरू किए थे। और उसकी अपार सफलता के बाद हम लोगों ने जो है एक बार अभी जो वर्तमान में माहौल चल रहा है महिलाओं के लिए, जो असुरक्षित भावना पैदा होना, कहीं कुछ घटनाएं होना, इसलिए हमने सेल्फ डिफेंस का कोर्स शुरू किया है। राजस्थान पुलिस जो है इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है और वो अपने एम्प्लॉय को भेज रही है और कम से कम 90 छात्राएं सेल्फ डिफेंस के लिए जो है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के कोर्स कर रही है और बहुत लाभान्वित हो रही है। तो हम लोग वर्तमान में जिस तरह से कोर्स शुरू कर रहे हैं, इसको हम आगे निरंतर ये कोर्स शुरू करना चाहते हैं। हम छात्राओं से जो 12th पास आउट हुई है उनसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, एक बार आप यहाँ पे आए, ये कोर्स ज्वाइन करें। निःशुल्क है, पूर्ण रूप से, एक भी रुपए आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज में जो ये कॉलेज चल रहा है ये सेवार्थ है, लाभार्थ नहीं है। धन्यवाद। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के मुख्य द्वार पर राजस्थानी भाषा समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियों का इजहार किया। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राजस्थान सरकार को निर्देशित करते हुए सरकारी विद्यालयों और निजी विद्यालयों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में पढ़ाए जाने का फैसला देने पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के मुख्य द्वार पर राजस्थानी भाषा समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियों का इजहार किया। राजस्थानी मोटियार परिषद जोधपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर भीव सिंह राठौर ने सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साठिका ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला संपूर्ण राजस्थान वासियों के लिए गौरव का विषय है। प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार से मांग की कि राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा से लेकर वह उच्च शिक्षा में राजस्थानी भाषा को जल्द से जल्द जोड़कर प्रदेश की राजभाषा राजस्थानी को बनाया जाए। राजस्थानी मोटियार परिषद के जगदीश मेघवाल ने कहा कि भाषा को मान्यता मिलने पर राजस्थान के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। डॉक्टर सवाई सिंह राठौर ने बताया कि यूपीएससी, आरपीएससी में भी राजस्थानी भाषा का प्रभाव बढ़ेगा और अधिकतर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। एबीवीपी के विभाग संयोजक ललित दाधिच ने बताया कि राजस्थानी भाषा अपनी माइंड भाषा है और इसे केंद्र सरकार की 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर अमित गहलोत, हनुमान सिंह, जयपाल सिंह और युवराज सिंह, उम्मेद सिंह, स्वरूप सिंह, प्रकाश सिंह, जसवंत सिंह, महिपाल सिंह और गौतम, साथ ही में सुरेंद्र सिंह आदि राजस्थानी समर्थक मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट राजस्थानी भाषा वास्ते सरकार ने निर्देश दिया कि स्कूल और कॉलेज मैंने जल्द से जल्द लागू करें। इन वास्ते 25 सितंबर टाइम को मैं भी सरकार हूँ अर्ज करा कि टेम सार स्कूलों में और कॉलेज में राजस्थानी विषय ने लागू करो। जगह आज मैं गुरुदेव रो खड़ो हर कार उत्सव रस आगे कह सका कि आदर जो गुरुदेव सुप्रीम कोर्ट रे मैंने याचिका दर्ज कर जो मान बढ़ायो पूरे राजस्थान रो यारो मैं कभी ऐसा नहीं बोल सका। आदर जो पदमजी मेहता रो भी मैं घना मान में राखा कि उनारे मार्फत भी वो भी गुरुदेव रे सागे रहा और याचिका रे मैंने और सुप्रीम कोर्ट जो कि मना खुशी मिली। अब पूरे आखे राजस्थान रे मायने सगला राजस्थानी प्रेमियर वास्ते घनी उत्सव जोग की बात है और सगला रो घणो अंदर जोग है कि राजस्थानी भाषा रो मान बनने से आरपीसी, यूपीसी सगली भर्तियां ने माने राजस्थानी विषय ने मान बढ़सी और सगला जगह आज सरकारी नौकरी वास्ते कोशिश कर राजस्थानी भाषा ने देर जो लाल 80 सालों मान्यता संघर्ष चाल रही अपन तेरा वरिष्ठ वगैरह संघर्ष करिया था और उन्होंने प्रतिफल अपन मिलो कि सरकार तो इन गौर नहीं करियो पर कोर्ट रे मार्फत आ बात सामने आई है कि वे शिक्षण व्यवस्था रे माया राजस्थानी भाषा ने लागू करने रो आदेश सरकार निर्देश इन बात भी माने अंदर तो खुशी है। मैं गुरुदेव रा आभार मानो, मारा बडेरा रा आभार मानो जिका संघर्ष ने लागू राखे माने मार्ग बताया और उमर मार्ग माते मैं बहरिया। अब सरकार निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट रो और आदेश मान जल्द से जल्द सारे शिक्षण संस्था में राजस्थानी भाषा लागू करी जाए और साथ साथ रोजगार मार्ग प्रस्तुत करिया जाए, भर्तियाँ खोली जाए ताकि जिनका मोटियार बेरोजगार है राजस्थानी भाषा में पढ़िया है संघर्ष करिया पाने रोजगार मिल सके। आज को दिन आपने खातर सुनारा अक्षरा में लिखे जेड़ो दिन है। सब बड़ी आपने सफलता मिली है। पहली बार सरकार को घना ही लड़िया, कई जगह जीत भी मिली, हाई कोर्ट में अटक गया पर मैं प्रस्ताव लियो को नहीं कि सब मको विषय को नहीं आप सरकारों बात करो
या सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट बहुत महंगो, 21 लाख रुपया तो वाली फीस है, वकील री खर्चा अलग, आणो जानो पर अपन राहत मिल गई। 3 जज है, तीनों जज एक मत कियो राजस्थानी भाषा के साथ है, अन्याय हुआ और वो अन्याय में देख नहीं सकते। लिखो है कि सरकार अगर उदासीन रही तो बिना 3 महीना मुझे रिपोर्ट नहीं दी, माने कितनी स्कूल खुली, किताब खुल जाओ, लाइसेंस लागू हुई, कितना में काम चल रही है। रिपोर्ट 3 महीना में देनी है, 3 महीना में शुरू हो गया तो यूँ घबराए गया लोग। और सब जो अपने खिलाफ है वे लोग है यूपी में ऐड डालो, क्योंकि जितनी पोस्टा राजस्थान में मिलनी चाहिए थी तो सारी पोस्टा हिंदी लेगी। इंटरव्यू है मैं जाऊँ बटे अजमेर, इंटरव्यू के माने 1000 पोस्टा हिंदी ने, और राजस्थान ने कितनी 5, 4, 7 इतना भेदभाव कर दिया है। वो जो हमारे मुख्यमंत्री है वो अपना विरोधी है, नहीं माने सब उनको जाना पड़ेगा। वो बैठा को है जगह मध्य प्रदेश के भरतपुर इलाका का, ये लोग कहे मैं मारवाड़ी समझा को नहीं रहे, मारवाड़ी थोप रिया इनकी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट का जजा क्यों कि भाषा कोई स्थान की नहीं है, भाषा तो सारी दुनिया में एक जड़ी है, बाकी ने नफरत नहीं फैलावे, वोट नहीं डाले, वहाँ तो जोड़ा है, क्योंकि सारी संस्कृति जरूरी है। अगर राजस्थानी भाषा नहीं। वर्ष 2026 जनवरी से अब तक की 4 महीने की बकाया को लेकर पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन प्राप्त महिलाएं आज भी कुलगुरु केंद्रीय कार्यालय मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। आज अध्यक्ष प्रोफेसर राम निवास शर्मा, प्रोफेसर चेनाराम चौधरी, प्रोफेसर खरताराम पटेल और संयोजक अशोक व्यास आदि ने संबोधित करते हुए कहा एक स्वर में कि विश्वविद्यालय प्रशासन को बकाया पेंशन राशि का तुरंत भुगतान करना चाहिए। श्रीमती जहांगीर ने सभी महिला परिवार पेंशनर्स को हो रही परेशानी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को तुरंत बकाया पेंशन राशि का भुगतान करना चाहिए। सभी महिलाओं को घर घर चलाना मुश्किल हो रहा है और दवाई के लिए राशि भी उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन यह कह रहा है कि सभी बीमार पेंशनर्स को पेंशन भुगतान हो गई है। यह सरासर भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। अब तक केवल 5 गंभीर रोगियों को पैसे का भुगतान हुआ है, जबकि 5 को एप्लीकेशन देने के 1 सप्ताह बाद भी भुगतान नहीं किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक पत्र के द्वारा पेंशनर्स को भ्रमित करने के उद्देश्य से यह आग्रह किया गया कि बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण इस आंदोलन को स्थगित किया जाए, परंतु इस पत्र में न तो बकाया पेंशन के भुगतान के संबंध में कोई आश्वासन दिया गया और न ही आंदोलन स्थगित करने का कोई स्वीकार कारण बताया गया। इसलिए सभी पेंशनर्स ने एक मत से यह निर्णय किया कि जब तक पेंशन की पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। कुलगुरु द्वारा भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया कि उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल और वित्त सचिव और उच्च शिक्षा सचिव से वार्ता की गई और उनकी ओर से स्थायी समाधान और पेंशन भुगतान के लिए सकारात्मक संकेत हैं। विश्वविद्यालय के इस मत से कोई भी पेंशनर सहमत नहीं था। सभी पेंशनर्स ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। प्रदर्शन स्थल पर ही यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में आंदोलन और तेज गति से किया जाएगा। इसी क्रम में सभी पेंशनर्स स्थानीय जनप्रतिनिधियों के घर जाकर तुरंत पेंशन भुगतान की गुहार लगाएंगे। संभवतः यह तरीका अधिक प्रभावी होगा और राज्य सरकार पर दबाव बनेगा और यह पेंशन भुगतान करने के लिए तैयार हो जाए। और इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने पेंशनर साथियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में कुलगुरु कार्यालय पर पहुंच करके सुबह 11 बजे एकत्रित होकर प्रदर्शन को सफल बनाएं। वहीं कल सामूहिक उपवास की समाप्ति के पश्चात सभी पेंशनर्स ने पेंशन योजना के प्रणेता, भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्य विश्वविद्यालय पेंशनर का धरना प्रदर्शन आज 26वें दिन भी जारी है। कल सामूहिक उपवास की समाप्ति के पश्चात सभी पेंशनर्स ने यहां पर सभी एकत्रित हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय भेरू सिंह शेखावत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर वहीं ज्ञात रहे कि प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देने के कारण मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं मंत्री श्रद्धेय भेरू सिंह शेखावत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ज्ञात रहे प्रशासन ने अनुमति इसके लिए नहीं दी थी। प्रोफेसर सुखबीर सिंह बैस, संगठन सचिव संगठन का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय ने 1990 से लेकर के और जनवरी 2026 तक यानी दिसंबर 25 तक जैसे तैसे करके पेंशन का भुगतान किया। साथियों, उस आदेश में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि विश्वविद्यालय देगा, उसमें सिर्फ प्रबंधन करेगा। प्रबंधन का मतलब ये था, ये भी हो सकता है कि
धन की व्यवस्था सरकार करेगी और विश्वविद्यालय पेंशनर्स को पेंशन देने का प्रबंध देगा जिस प्रकार से कि सैलरी का किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने एक तरफ अपना पल्लू झाड़ रखा है और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन इससे लेकर के अब धीरे धीरे अलग होता चला जा रहा है। वर्तमान कुलगुरु जिस समय यहाँ आए थे उनके व्यवहार से हमें एक बार लगा कि शायद ये हमारी समस्या का समाधान कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ समय के बाद ही ऐसा बर्ताव करना प्रारंभ कर दिया जैसे कि हम इस विश्वविद्यालय के हिस्सा नहीं है, हम कोई आतंकवादी हों। मैं समझ नहीं पाता ऐसा क्या हुआ या किस व्यक्ति ने उनको से कान भरे कि इनको ऊपर से सख्ती रखी जाए जिससे कि आगे नहीं बढ़ पाए। हमें अब तक जो सुविधाएं मिल रही थी, हमारे पास कार्यालय था पूर्व कुलपतियों के द्वारा दिया हुआ, हमें लगातार हमारी कार्यकारिणी की बैठकों के लिए गेस्ट हाउस दिया जाता रहा और यहां तक कि पूर्व वाइस चांसलर रामपाल सिंह जी के द्वारा एक आदेश ऐसा दिया गया कि जब कभी भी आपको आवश्यकता हो आप बिना किसी चार्ज के गेस्ट हाउस अपनी मीटिंग के लिए यूज करते रहेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान कुलगुरु ने आते ही सबसे पहले आदेश क्या निकाले, हमारे कार्यालय को बंद करना। दूसरा ये कह देना कि गेस्ट हाउस को किसी भी स्थिति में इनकी बैठक के लिए नहीं दिया जाएगा। और तीसरे, हम साल में एक आध बार जब साधारण सभा की बैठक करते थे तो हमें बृहस्पति भवन आज तक निरंतर मिलता रहा। कुलगुरु महोदय ने उस पर ही पाबंदी लगा दी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है यदि कुलगुरु महोदय ने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया होता और उस दिन हमें ये बृहस्पति भवन दे दिया होता तो यहां कोई बाहर होता ही नहीं। जो दुखद घटना घटित हुई वह घटना कभी घटित नहीं होती। इसके बावजूद भी कुलगुरु महोदय लगातार हम पर आरोप लगाते रहे कि हमने उनको गिरा दिया। मैं इस मंच से और आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना तो हमारा ऐसा कभी कोई मंतव्य था, ना कभी भविष्य में रहेगा। कुलगुरु इस विश्वविद्यालय की शान है, हमारे परिवार के मुखिया हैं। क्या कोई परिवार के मुखिया के साथ ऐसा निकृष्ट व्यवहार करेगा या करने की सोच सकता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं सोच सकता। लेकिन पता नहीं कैसे उनके मन में आ गया कि ये मुझे धक्का मारकर गिराया गया। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, कभी ऐसा सोच नहीं सकते। ये वो हमारे कुलगुरु हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं और हम इस विश्वविद्यालय के वो स्तंभ हैं जिन्होंने अपना जीवन इस विद्यालय को सिंचित करने में दे दिया। अगर उनका कोई अपमान होता है, वो अपमान पवन कुमार शर्मा का नहीं, वह अपमान कुलगुरु का नहीं, वह अपमान पूरे विश्वविद्यालय का है, जोधपुर का अपमान है। और हम में से कोई भी हमारा साथी ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हो। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे अपने दिल से इस जो मलिनता आई हुई है इसको दूर करें और हमारे साथ में यानी पेंशनर्स के साथ में एक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करें। और हमारी जो सुविधा हमको दी गई थी, हमको ही नहीं, आप राज्य सरकार में देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कलेक्ट्रेट में भी पेंशनर्स को सुविधा दी गई है, उनको ऑफिस दिया गया है बैठक करने के लिए, मिलने के लिए, समस्त सुविधाओं के साथ में। हमारे यहां तो जो था वो भी छीन लिया गया और यहां तक कि यहां हम जाकर खड़े हो रहे हैं, इसके लिए हमको लगातार पुलिस प्रशासन से और जगह जगह से ये संदेश मिल रहे हैं कि आप यहां से हटा लीजिए, ताकि हम हटा देंगे। कहां जाएं? क्या सड़कों पे जाएं? जहां हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, अगर हमें वहां पर आकर अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है तो हमारा जीवन भी बेकार है, लानत है हमारे जीवन पर और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं प्रोफेसर सुखबीर सिंह बैस, संगठन सचिव। सोसाइटी के तत्वाधान में आज 26 दिन से हम प्रदर्शन और धरना पर बैठे हुए हैं। प्रतिदिन ऐसी गर्मी में पेंशन जैसी समस्या को लेकर के, जो कि कोई मांग नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय का दायित्व है कि जो सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। आज 4 माह से भी अधिक का समय बीत गया, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन पिछले लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे हमारा आम जनजीवन जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे घरों के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं।
किस प्रकार से इस जीवन में हम हमारे बिना धन के किस प्रकार से घर का खर्च चला रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब हमें पीपीओ जारी किया तो हम आश्वस्त थे कि हमारी जब वेतन बंद हुआ है तो हमें अमुक तारीख को हमारी पेंशन मिलेगी। 1-1 राजस्थान सरकार का स्पष्ट आदेश है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर पेंशन की व्यवस्था आवश्यक रूप से लागू की जाए। मैं तो ये भी कहूंगा कि उस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, शर्म आनी चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को। और इस मंच के माध्यम से आगाह करता हूं राजस्थान की सरकार को कि समय रहते अगर हमारी इस मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आज 26 दिन हुए हैं, इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और उग्र करके जोधपुर की सड़कों पर और जहां जहां हमें लगेगा कि हमारी इस मांग को मनवाने का जहां प्रयास किया जाएगा या जहां हमें सोच मिलेगी कि यहाँ हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, वहां जाकर के हम हमारे आंदोलन को करेंगे। जय संगठन, धन्यवाद। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गरिमामय उपस्थिति में जोधपुर की पावन धरा पर पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण होना समूचे राजस्थान के लिए गौरव और भावनाओं से भरा ऐतिहासिक क्षण रहा। भैरों सिंह शेखावत को जोधपुर में बाबोसा के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया, बाबोसा का आमजन से आत्मीय जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी पहचान था। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए उनका समर्पित जीवन सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज स्थापित यह प्रतिमा मरुधरा की उस गौरवशाली राजनीतिक विरासत का प्रतीक है जिसने सेवा, संघर्ष, सादगी और संवेदनशीलता आधारित राजनीति को नई दिशा प्रदान की। बाबोसा का व्यक्तित्व जनविश्वास, सुशासन और लोक कल्याण की जीवंत मिसाल था। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और नैतिक राजनीति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। इस अवसर पर जोधपुर के पूर्व नरेश गजत सिंह, हेमलता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर, पाली सांसद पीपी चौधरी और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री जोधपुर मदन दिलावर सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सौम्यता को लोग कठोर लेने में अक्षम ऐसा मान कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों को भैरव सिंह जी और अटल जी जैसे नेताओं से सीखना चाहिए। और मेरे भाइयों, इस समय मई का महीना चल रहा है। आज के 26 साल पहले इसी राजस्थान की वीर भूमि पर भारत ने 1 नहीं 5 परमाणु परीक्षण किए थे इसी राजस्थान की वीर भूमि पर। और उस समय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और हमारे आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जबकि भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में न्यूक्लियर पावर, आणविक शक्ति के रूप में खड़ा हो। परमाणु परीक्षण के कारण विदेशों का प्रतिबंध भी हम सबको झेलना पड़ा। कई तरह की चुनौतियां सामने आई, मगर उस समय की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने हर चुनौती का डट कर मुकाबला किया। और बाद में कई देशों ने उसी समय के बाद भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, उसे वापस कर दिया। और मेरे बहनों भाइयों, पूरी दुनिया ने भारत की राजनीतिक इच्छा और शक्ति का दर्शन पिछले दिनों ट्रेड टैरिफ मामले में किया है। वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया की जो क्राइसिस चल रही है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस कुशलता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार है, मैं केवल प्रशंसा कर रहा हूं ऐसा नहीं, मैं आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं। जो दुनिया में इस समय किसी देश में नहीं हुआ, उल्टे भारत ने इन विपरीत परिस्थितियों में 38 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। बहनों भाइयों, जो ट्रेड के इतिहास में आज तक का यह मील का पत्थर बन गया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर शहर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित लाइकान मोहल्ला में देर रात चाकूबाजी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। आपसी विवाद के दौरान हुए
झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन घायल युवक को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं राजस्थान पुलिस ने सदर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हमलावरों की पहचान की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। घटना के बाद इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। क्या मामला हुआ आज? मेरे भाई काम पर आए थे, घर पर थे। मेरा भाई है छोटा, झगड़ा किसी और का था। बाहर आए और नन्ना, जुनेद, रेशमा, नन्ने ने पकड़ा मेरे भाई को और जुनेद ने चप्पू मारा उसको। कोई आपसी रंजिश थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं था। कोई बात को लेके दूसरे के झगड़े की वजह से हुआ। फिर यहाँ कौन लेकर आए इनको? हॉस्पिटल मेरे बहनी भतीजे लेके आए थे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी? अभी नहीं करेंगे। आप जाएगी? आज पुलिस आई? पुलिस आई। क्या नाम है आपके भाई का? जमील बख्श। जमील। आपका नाम? साबरा। क्या काम करता जमील? किराने की दुकान पर। तो कहाँ पे झगड़ा का घर के पास ही हुआ? किस जगह? लायकान मोहल्ला से एक जगह। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मध्य पूर्व में युद्ध के कारण उपजी वैश्विक चुनौती पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस आपदा को भी एक नए अवसर के रूप में लेकर हम भारत को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने की गति को तेज करने के लिए काम करेंगे। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि पैनिक क्रिएट किए बिना हम सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी, सबका प्रयास, सबका साथ और सबका विश्वास इस संकल्पना के साथ में इस चुनौती से देश को निकालने के लिए देश के साथ खड़े हों। और इस भाव से प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया, मैं मानता हूं कि विश्वास के साथ कहता हूं कि पिछले 100 वर्षों में जब कभी भी संकट का काल आया, कोविड के समय में यह उससे पहले जब कभी भी बाहरी आपदा, किसी अन्य तरह की आपदा, मानव निर्मित आपदा या कोई प्राकृतिक आपदा भारत में आई, हम भारत के लोगों ने एक नजीर पेश करते हुए एक होकर उस चुनौती को पराजित करने के लिए काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं यह मानता हूं कि यह जो वैश्विक परिस्थिति खड़ी हुई है, इस परिस्थिति को न केवल भारत के हम सब लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परास्त करेंगे, अपितु इस आपदा को भी एक नए अवसर के रूप में लेकर हम भारत को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने की गति को तेज करने के लिए काम करेंगे। पैनिक क्रिएट किए बिना हम सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी, सबका प्रयास और सबका साथ और सबका विश्वास, इस संकल्पना के आधार पर इस चुनौती से देश को निकालने के लिए देश के साथ खड़े हों। इस भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, मैं मानता हूं कि जब कभी भी, और विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जब कभी भी संकट का काल आया, पिछले इस वर्षों में कोविड के समय में, उससे पहले जब कभी भी बाहरी आपदा, किसी अन्य तरह की आपदा, मानवमेद आपदा या कोई प्राकृतिक आपदा जब कभी भी भारत में आई है, हम भारत के लोगों ने एक नजीर पेश करते हुए एक होकर के उस चुनौती को पराजित करने के लिए काम किया है। मैं मानता हूं कि ये जो वैश्विक परिस्थिति खड़ी हुई है, इस परिस्थिति को न केवल भारत के हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परास्त करेंगे, अपितु इस आपदा को भी एक नए अवसर के रूप में लेकर के हम भारत को और अधिक सशक्त, समृद्ध बनाने की गति को तेज करने के लिए काम किया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ में 3 दिवसीय पंचकुंडी गायत्री यज्ञ प्रतिष्ठा महोत्सव की हुई शुरुआत, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय गायत्री परिवार ट्रस्ट मारवाड़ जंक्शन के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ गायत्री नगर में आयोजित 3 दिवसीय पंचकुंडी गायत्री यज्ञ प्रतिष्ठा पाठ उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं शुरुआत में प्रथम दिन 101 महिलाओं और बालिकाओं ने सर पर कलश धारण कर कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा वैष्णव समाज भवन से शुरू हुई, जो कि नगर के हर क्षेत्र से होकर गुजरी। पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर महिलाएं कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। 3 दिवसीय कार्यक्रम में सुंदरकांड का आयोजन भी होगा। गायत्री मंदिर यज्ञ आहुतियों का आयोजन किया जाएगा। मांगलिक कार्यक्रम को लेकर उपखंड मुख्यालय पर हर्ष उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रैक्टर, चालक हुआ गंभीर घायल। मारवाड़ जंक्शन के बाईपास FCI रोड पर खतरनाक
मोड़ पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पानी टैंकर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने तुरंत प्रभाव से घायल ट्रैक्टर चालक को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक उसके उपचार में जुटे। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस भी पहुंची और हादसे की जानकारी ली। यह तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के बाता में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता पर आयोजित हुई विशेष जन सुनवाई। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के ग्राम पंचायत बाता में राज्य सरकार के निर्देशानुसार विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम का सफल आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, ब्लॉक स्तरीय प्रशासन के समस्त अधिकारियों सहित तहसीलदार शिवजी राम बावरी और ब्लॉक विकास अधिकारी भागीरथ सिंह राठौर मुस्तैदी से उपस्थित रहे। जन सुनवाई शिविर के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को हाथों हाथ सुना गया और मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान दोपहर में क्षेत्रीय विधायक केसराम चौधरी ने शिविर का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर और विधायक ने विभिन्न विभागीय काउंटरों पर जाकर प्रगति की समीक्षा की और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। शिविर के दौरान जिला कलेक्टर पाली डॉक्टर रविंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा भी शिविर का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने आमजन से सीधे संवाद कर मिल रहे लाभों का फीडबैक लिया और विभिन्न पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही आवासीय पट्टों का वितरण किया। इस मुख्यालय के ऊपर हमारे बीच में हमारे पाली के आदरणीय कलेक्टर महोदय पधारे, साथ ही समस्त पाली जिले के समस्त विभागों के कर्मचारी बंधु भी पधारे। मैं उन सभी का ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही आप सबने हमारी समस्याओं को सुना और उन्हें उनका समाधान करने का प्रयास किया और बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ। उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सुरेश पवार की